level of income through investment and saving approach. इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच से आपको इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम करना है। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच से अगर आपको पता होगा इकोनॉम कहाँ पे होता था, जहाँ एडी इक्वल टू एएस होता था, तो एडी से हमने सी प्लस आई निकाला था और एएस से हमने सी प्लस एस निकाला था, तो इक्वल टू एस आ गया था हमारा। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच का बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, वाई सी आई और एस। आपको वैसे 4 पॉइंट स्पेशली बनाने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एडी और एएस का भी बना के दिखाऊंगा क्योंकि इसका रीजन है कुछ, और यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये इनकम का लेवल 0, 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट वन इज 50। इट इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 और 35। मैं एक सेम शेड्यूल यूज कर रहा हूँ जो बेसिक से हमने करा है, इसी से सारे चैप्टर हो जाएंगे। और सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। 10 में से 10 सॉरी 0 में 10 को लेस करें -10, -5, 0, 5, 10 एंड लास्ट वन इज 15। और एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। 10 और 10 20, 15 और 10 25, 20 और 10 30, 25 और 10 35, फिर 45, फिर सॉरी 40 एंड लास्ट वन इज 45। और ए एस इक्वल टू वाई होता है, तो यूनिट इक्वल टू इनकम 10, 20, 30, 40 और लास्ट वन इज 50। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है सेविंग से, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन, यहाँ पर भी, यहाँ पर इक्वल है। कहाँ पर इक्वल है? एट द लेवल ऑफ इनकम 40 करोड़। जब 40 करोड़ है इनकम का लेवल, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बट इन दैट सिचुएशन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, investment is greater than saving, and here is also investment is greater than saving, and 4 पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है। आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, और यहाँ पर क्या है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम इस पॉइंट पर हमें मिलता है। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट वन इज 50 एंड 5, 10, 15, 20, -5, -10। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाएंगे। 0 पे कितना है 10, 10 पे कितना है 10, 20 पे कितना है 20, 10, 10, 10, 10। इट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर, एंड अब हम ड्रॉ करेंगे सेविंग कर। 0 पे कितना -10, 10 पे -5, 20 पे 0, 30 पे 5, 40 पे 10 और 50 पे 15। तो इट इज अ सेविंग कर। बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ऑफ 40। 40 पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। हेलो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बताई थी। नमन वॉइस आ रही मेरी? हाँ भाई आ रही है। हेलो, हाँ भाई आ रही है। तो यहाँ पे एक ना नमन, मैं यहाँ एक कंडीशन बताता हूँ, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना आप सब बच्चे ना। ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग निकला, बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ एडी एंड एएस। आपको पता है एडी और एएस के कंपोनेंट है दोनों, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आपको। देखो यहाँ पे नोट लिखता हूँ मैं, ये नोट थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। वैसे देर में और मे नॉट वाली लाइन अंडरलाइन करना। दे में और मे नॉट बी अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट of full employment at the point equilibrium, at the point equilibrium, because कहता है equilibrium, because equilibrium refers to a situation
ये वो सिचुएशन होती है व्हेन द डिजायर इन्वेस्टमेंट, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट कौन सा होता था, डिजायर होता था। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता था, इन्वेस्टमेंट डिजायर होता था। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिजायर लेवल ऑफ सेविंग, यहाँ पे जो आपने सेविंग की डिजायर करी थी, ये जो सेविंग का शेड्यूल था, ये भी आपका पूरा का पूरा डिजायर होता है। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल, ये पूरा का पूरा शेड्यूल ही डिजायर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंट, इसे एक्सटेंट भी बोलते हैं, EXANT, एक्सटेंट। ठीक है, EXANT, एक्सटेंट। तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिजायर लेवल ऑफ सेविंग, व्हेन डिजायर लेवल ऑफ सेविंग, ठीक है, यू कैन से लीकेज, ये लीकेज होती है। अब आप बोलोगे लीकेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीकेज? लीकेज आर द दोस वेरिएबल व्हिच डिक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर ये लिखना चाहता हूँ ना, तो एक अच्छा इंटरप्रिटेशन पड़ जाता है, सेविंग द पार्ट ऑफ लीकेज। लीकेज वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। लीकेज आर द दोस वेरिएबल व्हिच डिक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को डिक्रीज कर देते हैं, लाइक टैक्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, एंड सेविंग हो गया। ठीक है, तो सेविंग जब अगर भाई मैक्रो के अंदर अगर सभी कंट्री के अंदर सभी लोग सेविंग करने लग जाए, तो इनकम जनरेशन प्रोसेस बंद हो जाएगी। अगर आप 100 रुपीज खर्च करते हो, 100 में से अगर आपने 10 रुपीज खर्च करने स्टार्ट कर दी, 90 की सेविंग स्टार्ट कर दी, तो 90 तो क्या होगा, एक अदर पर्सन की जो इनकम हुआ करती थी, अब वो अदर पर्सन की इनकम 90 रुपीज नहीं होगी, और 90 रुपीज क्या होगी, आपके पास सेव हो गए। तो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो कहता है इकोनॉमी के, मैंने आपको लीकेज का थोड़ा सा मतलब बताया और कुछ नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इक्वल टू द डिजायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, पता है आपको किसी को, दीपक? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक सर इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है, ये होता है बच्चों इंजेक्शन। इंजेक्शन आर दोस वेरिएबल व्हिच डिक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कहते हैं जहां पर ना डिजायर लेवल ऑफ सेविंग, मतलब जितना लोग सेविंग करना चाहते हैं वो डिजायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब जितना लोग सेविंग करना चाहते हैं उतना ही कंट्री के अंदर इंजेक्शन है। इंजेक्शन इक्वल टू लीकेज। ठीक है, इंजेक्शन इक्वल टू लीकेज। तो यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन जो लिखी है, ध्यान देखना, जो है राइट करी मैंने, देयर मे और मे नॉट बी सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना एडी वाले में, जहाँ एडी इक्वल टू एएस होता है, तो वहां पर 100 बायर आ गए और 100 सेलर आ गए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। मगर ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा पॉसिबल हो पाए। अगर आप ये बताइए, अगर आपकी डिमांड बेटा डिक्रीज होकर 60 हो जाती है, तो आप सप्लाई को डिक्रीज नहीं कर सकते। भाई जहाँ आपकी कैपेसिटी कितनी थी, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपकी कैपेसिटी को शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। 100 आप प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 की डिमांड हो रही थी, तो इट इज ए सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज इनिशियल इक्विलिब्रियम। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, बट आपकी सप्लाई डिमांड कम हो गया, 60 हो गई, तो आप 100 से सप्लाई को डिक्रीज करके 60 कर दोगे। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एडी इक्वल टू एस। यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई आप क्या देख रहे हो, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई आप क्या देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, बट इट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है ना, 100 से डिक्रीज होकर 60 हुआ है, तो 40 का जो प्रोडक्शन कम हुआ है, तो बच्चों ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर से। भाई देखो, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता था जहाँ पे 100 बायर थे, 100 सेलर थे, दोबारा बता रहा हूँ मैं। तो अब डिमांड हो गई भाई 60 की, तो सप्लाई को तो डिक्रीज करा जा सकता है, तो इक्विलिब्रियम तो हो रहा है। बट जो 40 का जो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उतने जो इम्प्लॉय थे उन सबको क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा वर्क पे से। तो भाई ये लोग 40 के 40 क्या हो गए होंगे, अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे। ये 40 के 40 क्या हो गए होंगे, अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे। दैट्स व्हाई it is a situation of equilibrium but not a full employment, but in that situation not a full employment, it is known as underemployment equilibrium। इसे underemployment equilibrium बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, there may or may not have this situation of full employment at equilibrium level, मतलब equilibrium पे full employment हो भी सकता है और may not हो भी नहीं सकता। जरूरी नहीं है पॉसिबल कि equilibrium हो और full employment हो, ऐसा कई बार होता है कि full employment नहीं हो पाता। तो ये आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हो, आप बच्चे चाहो तो। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा शायद ये वाला। देखो ये क्वेश्चन मेरे पे सामने, इसलिए मैंने ना अभी सैंपल पेपर उठाया है, क्वेश्चन ये 3 बार रिपीट हो रखा है। अभी लास्ट 5 ईयर में 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा आता है,
explain the help of a diagram how equilibrium level of income in an economy determined by the saving and investment. पहले उन्होंने इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया था इन्वेस्टमेंट और सेविंग के थ्रू, तो वो आंसर मैंने आपको ग्रुप में भेज भी रखा है। लेकिन उसके साथ ही क्वेश्चन अटैच करता है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है, विल देयर ऑलवेज बी द फुल एम्प्लॉयमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो कहता है विल देयर ऑलवेज बी फुल एम्प्लॉयमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपका आंसर होगा नो, ये द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। फिर आपको ये नोट है, ये नोट डालना पड़ेगा पहले। देयर मे बी और मे नॉट बी सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर वही लिख दोगे, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते हैं। बच्चे क्लियर हुआ आपको? मानव यस सर, क्लियर हो क्लियर हो गया? निखिल निखिल आपको हुआ भाई? आयुष ने है ना? मेरे क्वेश्चन वैसे सर कॉमन प्री में भी आया था सर मेरे। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन जो टॉपिक में करता चलूंगा बच्चों। अब क्या है, थोड़ा सा मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब ठेका सर के यहाँ ट्यूजडे से मतलब मेरा स्कूल मॉर्निंग का हो रखा है। मॉर्निंग में मैं वहाँ से आता हूँ 2:30 तक तो घर पे आता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ मतलब एग्जाम हुए थे ना, तो वही चेक कर रहा था मैं, स्कूल में रुक गया था इसलिए। तो क्या कहते हैं, अब आप लोग ना एक काम कर, जो बच्चे ना आप में से, ये बैच तो चलता रहेगा, आपके बैच को तो कोई कंफर्टेबल मतलब कोई डिस्कम्फर्टेबल हो ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि आपका 4 to 5 का टाइमिंग है ना, क्योंकि मैं 2:30 तक तो स्कूल से ही चलूंगा। लेकिन मैं 7 to 8 के बैच शुरू कर रहा हूँ शेखर सर के यहाँ। बैच शुरू नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते थे ना उनको ही मतलब का ऑफलाइन कर रहा हूँ मैं 7 to 8 में। तो जो बच्चा आप में से कम्फर्ट होगा, अगर आपका तो ये चल रहा है, अगर कुछ चैप्टर मतलब आगे चल रहा है उनका, अगर आपको करना होगा ऑफलाइन में तो यू कैन ज्वाइन बैच भी। आप उसमें 5 to 7 में आते हो अकाउंट के लिए शायद, है ना? तो देन आफ्टर दैट उसके बाद आप वो बैच को ज्वाइन कर लेना, जिसको करना होगा। ये बैच को अपना कंटिन्यू रखना, क्योंकि आप इस बैच से जुड़े हुए हो, ठीक है? इस बैच को एक तरीके से लेके चला जा रहा है। और इवन जैनित वाले बच्चों को भी बोलूंगा, या कोई भी इंस्टीट्यूट के हैं, बस साई का नहीं पता है, साई का स्टार्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि साई का, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का स्कूल है तो प्रॉब्लम होगी मुझे भी, नहीं तो मैं मॉर्निंग में कर देता। और साई का करूंगा तो इवनिंग का देखूंगा, बता दूंगा आप इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट हैं सारे, ठीक है बच्चों? और जैसी अपडेट होगी मैं आपको कल कल दे दूंगा। वैसे आपका ये बैच तो चलता रहेगा, आपके बैच में कोई दिक्कत नहीं होगी फोटो में, ठीक है? देख बच्चों यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग है, और इज सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना दोनों। ये पॉइंट मैंने नोट्स में भेज रखे हैं आपको, अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, इसका आपको नोट स्पेशली कोई अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? इसका नोट आपको स्पेशली कोई अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्यों? मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। आपने देखा है व्हेन वही आएगा क्वेश्चन इसी तरीके से, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग, तो इज इट इक्विलिब्रियम? इज इट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम in an economy? In an economy? If no, if the answer is no, your answer is no. So how can reach equilibrium level of income? Equilibrium level of income, वही वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं कितने सिंपल टिप से आपको लर्न करवाऊंगा ये। देखिए व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर सेविंग, तो इसे डायग्राम के पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा जब ये आएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये रहा, ये OM, ये पॉइंट E डाल देंगे। हियर इज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, और इट इज इक्वल टू M डैश। हियर इज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो यू कैन से C plus I इक्वल टू ग्रेटर देन C plus S। तो C से C कैंसिल हो गया, इट मींस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। तो ये वाली कंडीशन आ गई। आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, आपको लॉजिक देखना है बस। व्हेन प्लान इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्लान सेविंग, इट मींस इंजेक्शन आर
injection, sorry, leakage is wrong. Injection are injection are injection greater than लीकेज, या आप इसे इस तरीके से लिखना चाहते तो इसे इस तरीके से लिखते हो, when plan investment is greater than plan saving, it means the demand of good service, the demand of goods and services are more than flow of good service. ये पूरा लिखूंगा नोट, ठीक है, फ्लो ऑफ goods and services. If plan investment is greater than plan saving, it means injection are greater than leakage. You can say the demand of goods and service more than the flow of goods and service. Flow का मतलब होता है सप्लाई. तो AS greater डिमांड मतलब AD greater than होगा AS से. तो इसका रिजल्ट क्या बताया था मैंने, आपने गुड्स तो बनाया बच्चों 100 का, आपने गुड्स तो आपने भी प्रोड्यूस किया 100 का, बट डिमांड हुई 120 की. तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड एज अ रिजल्ट. लिखवाया था ना, उसी पैटर्न पे करना है आपको अब आगे. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड, करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड, करंट स्टॉक बेटा सेल हो जाएगा. करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड मतलब आपका जो करंट स्टॉक था 100 का स्टॉक था वो 100 सेल हो जाएगा. तो करंट स्टॉक वुड बी सोल्ड, ये सोल्ड हो गया आपका. सौ का स्टॉक बनाया था, डिमांड हुई 120 की, तो 100 का स्टॉक तो सेल हो जाएगा. तो टू बिल्ड अ डिजायर स्टॉक, टू रिबिल्ड डिजायर स्टॉक, प्रोड्यूसर किसकी प्लानिंग करता था बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग करता था. प्रोड्यूसर would plan to increase their production, वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट ईयर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करी जाएगी. इट लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, और वी नो दैट AS इक्वल टू इनकम. AS इक्वल टू इनकम होता है, जब AS इंक्रीज होगा तो इनकम भी तो इंक्रीज होगी. इट लीड टू इंक्रीज इन इनकम, और वी आल्सो नो दैट income and saving are positively related to each other, both are positively related to each other. When income increase, then saving also increase. When income increase, then saving also increase. और saving increase still equal to investment, plan investment. saving जब तक increase होती रहेगी तब तक plan investment equal ना हो. आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से आंसर बनेगा. इसका पूरा नोट वो पहले वाला ही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें लर्न नहीं करना होगा. If plan investment is greater than plan saving, it means the demand for a good service more than there the flow of good service. As a result, current stock would be sold to rebuild the desired stock. The producer would plan to increase the production for next accounting year. Uh, so consequently, AS would increase. AS increase, then common income also increase. Income and saving are positively related to each other. That's why saving also increase. Saving increase still equal to investment. ठीक है. और सेविंग अडॉप्ट किसको कर लेती है बच्चों, सेविंग अडॉप्ट कर लेती है. सेविंग जब तक इंक्रीज होती रहेगी तब तक कि वो इन्वेस्टमेंट को अडॉप्ट ना कर ले, मतलब दोनों इक्वल ना हो. और इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे मतलब ये डिसइक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम अचीव होगा आगे जाकर, तो इनकम का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा. तो इन दैट सिचुएशन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये इसका आंसर यहाँ पे फिनिश होता है. ये आंसर 4 मार्क्स का आता है. तो इसे करने के लिए आपको कुछ स्पेशली नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको आराम से बहुत इजीली लर्न कर सकते हो. जिन्होंने लास्ट क्लास लिए तो उनको तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला. अगर कोई बच्चे एक्सप्लेन करना चाहेगा तो कर सकता है, करें एक्सप्लेन. हाँ भाई करो, प्रियंका आप करो. प्रियंका वॉइस आ रही है. अच्छा लास्ट क्लास ली थी नहीं ली थी आपने, प्रियंका साइलेंट मोड पे जा रखी है.
चलो कोई और बच्चा बोलेगा। दीप्ति आप ही बोल दो। यस सर। सर इसमें है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड से कम है। तो सर C प्लस आई इज मोर देन C प्लस एस। तो सर इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हमारी ज़्यादा होगी सेविंग से। सर इसका मतलब होता है कि जितना हम डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा है हमारे फ्लो से, मतलब जो सर सेविंग है उससे ज़्यादा हमारी डिमांड है। तो सर इससे क्या होगा कि जो करंट स्टॉक है वो तो हमारा सोल्ड ऑफ हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो सर हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और सर पॉजिटिव रिलेशन की वजह से इनकम भी बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ने की वजह से सेविंग बढ़ेगी, और वो तब तक बढ़ेगी जब तक वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, दीप्ति ने समझा ही दिया है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ भाई सचिन भाई आया आपको? हाँ भाई आ सचिन गया। मानव के साथ बैठोगे अभी भी? नहीं भाई नहीं, अपने घर पे ही। तो भाई पढ़ने वढ़ने के लिए बोले करो, घूमता रहता है। क्लास नहीं लेता क्या भाई वो आजकल? क्लास तो लेता है लेकिन क्लास में भी घूमता रहता है वो, ऑनलाइन में भी। अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा, व्हेन सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला पोर्शन, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो क्या कराएगा इसमें, अब इस वाले पॉइंट को आप रख कर देंगे यहाँ से। तो इसमें कंडीशन बिल्कुल अब वो वाली हो जाएगी, आपको याद आ रहा होगा। In that situation, the flow of goods service is greater than their demand. Flow of goods service, it means aggregate supply, और demand means aggregate demand means total demand of goods service. तो C से C कैंसिल हो गया बच्चों, तो S greater than, सॉरी ये I है, S greater than I। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही होगा इसका आंसर भी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था। when plan saving is greater than plan investment, it means the flow of goods and services greater than their demand then as a result क्या होगा इसका रिजल्ट बताइए भाई। डिमांड तो ये 100 की, सप्लाई कर दी आपने 120 की, इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट बताओ। लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, सम ऑफ द गुड रिमेन अनसोल्ड। कुछ गुड्स क्या रह जाएंगे बच्चों, अनसोल्ड रहेंगे। सम ऑफ द गुड रिमेन अनसोल्ड, ठीक है। अब इन ये 20 का जो स्टॉक क्या है, अनवांटेड स्टॉक है। इस स्टॉक को क्या करना होगा बच्चों, गणित करना होगा। इस स्टॉक को मार्केट से हटाना होगा ना। कहता है टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट देयर प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर किसकी प्लानिंग करेगा, नेक्स्ट ईयर अपने प्रोडक्शन को कट करने की प्लानिंग करेगा। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर वुड प्लान to cut their production. So consequently aggregate supply decrease, then income also decrease, then saving and income are partially related to each other, then saving also decrease. Decrease in income lead to decrease in saving, because saving and income are partially related to each other. Saving decrease till equal to plan investment, so it is a equilibrium level of income. तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे अचीव करेंगे बच्चों। अब देखो ये वाली सिचुएशन है, हमें बैक आना पड़ेगा। तो इससे इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, व्हेन प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट। तो इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों।
नमन आप बताओ भाई, नमन या कोई बच्चा बता दो। कौन है? नमन आप ये वाला एक्सप्लेन करो। But then plan investment is less than plan saving. तो भाई हमारी जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी वो ग्रेटर देन होगी एग्रीगेट डिमांड के। भाई फिर वही आपने बताया था कि C plus S is greater than C plus I. भाई saving नहीं plan saving is greater than investment, plan investment. भाई it means the flow of goods and services greater than the demand. As a result, we can say that as a result, some of goods are remain unsold. भाई कुछ हमारे जो गुड्स रहेंगे वो अनसोल्ड रह जाएंगे, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई? प्रोड्यूसर क्रिएट द अनवांट प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट देयर प्रोडक्शन। भाई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कट करेगा, तो जिससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वही डिक्रीज होएगी। एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होने से हमारी इनकम भी डिक्रीज होएगी। तो जब भाई इनकम डिक्रीज होएगी तो भाई सेविंग्स हमारी डिक्रीज होएगी, बिकॉज इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो भाई हमारी सेविंग जब डिक्रीज होएगी वो हमारी जब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक इन्वेस्टमेंट भी इक्वल ना आ जाए। भाई जब वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी तो देयर इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। इससे फिर भाई इन दैट सिचुएशन लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज। बच्चों ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे कि व्हेन द प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगा? उसको डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको वापस आना है, रिटर्न आना है ना इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पर आगे जाना होता है, यहाँ पर आपको रिटर्न आना होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बच्चों क्लियर हो रहा है आपको? ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये और करा दूं मैं। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच। अब बच्चों एक क्वेश्चन है कंबाइंड पूछता है आपसे। ये कंबाइंड किस तरीके से पूछेगा? ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार आया एग्जाम में। ड्राइव द टू alternative condition of expressing national income, equilibrium. Show this equilibrium condition on a single diagram. बच्चों देखो दोनों चीजें आपसे एक सिंगल डायग्राम में पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ था। सिंगल डायग्राम, आपको एक सिंगल डायग्राम में दोनों कंडीशन बतानी होगी। अब दोनों कंडीशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? पहले तो आप सबसे पहले ना आंसर जब लिखोगे इसका, तो यहाँ देखिए इसका अब एक दोनों डायग्राम आपको इस तरीके से दिखाने होंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको पता है किसका डायग्राम बनता है। ऊपर आप या तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डायग्राम बना लो, क्योंकि या तो एडी और एएस का बना लो आप डायग्राम ऊपर, और यहाँ पे बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डायग्राम। नीचे हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डायग्राम बना लेते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ से जो डायग्राम बन के तैयार होगा आपका, ये जाएगा ओरिजिन से, ये बन जाएगा एएस का, ठीक है बच्चों। ये एएस का डायग्राम बन गया और ये एडी का डायग्राम ड्रॉ हो गया। एडी का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये
and in this point even percent. बच्चों किसी को अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो मेरे से यहाँ पे कुछ। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है आपका। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये मैंने शोएब ये बताया है, drive the two alternative condition expressing national income equilibrium, show this equilibrium condition on a single diagram। मतलब दोनों कंडीशन है, आप एक सिंगल डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की आपने डेफिनेशन दे देनी है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पे होता है, जहाँ AD इक्वल टू AS होता है। आप ये डेफिनेशन दे दो या दोनों डेफिनेशन देना चाहते हो कि 6 मार्क्स में हो तो दोनों दे देना, नहीं तो एक अगर 4 मार्क्स में आता है तो ये डेफिनेशन दे देना। फिर तो आप बताओ क्या करना, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है, दोनों डेफिनेशन देके ये क्वेश्चन लिख के फिर ये दो नोट मत डालना, फिर आप सीधे डायग्राम बना के डायग्राम को एक्सप्लेन थोड़ा सही कर देना। मतलब जो पॉइंट आप इसमें लिखे देते वो पॉइंट एक्सप्लेनेशन के टाइम पे डायग्राम में लिख देना थोड़ा सा, मतलब एक लाइन उसको ऐड करके। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, मेन बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते, उनको ये नहीं पता होता 4 मार्क्स में कितने वर्ड लिखने हैं या 6 मार्क्स में कितना एक्सप्लेनेशन देनी है। 6 मार्क्स में आपको पूरा पैटर्न बता दिया मैंने, 4 मार्क्स के भाई अंदर आप इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई? नहीं टेबल तो भाई देखो, टेबल की जरूरत ना किसी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जो आपने अभी तक तीनों इक्विलिब्रियम पढ़े हैं ना, सॉरी AD और AS का पढ़ा है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग का, इक्विलिब्रियम की टेबल बनाने की जरूरत कहीं होती नहीं है। आपको ये डायग्राम इसलिए बता, देखो अगर मैं आपके सामने डायग्राम बना दूं, अगर आप कॉलेज के अंदर जाओगे ना तो कॉलेज में ये वाला एक डायग्राम इस तरीके से बन जाता है। AD का डायग्राम वहाँ पे इस शेप का होता है, AD का डायग्राम ये नहीं होता, मतलब अपर स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब आप बोलोगे सर ये बना कैसे है, तो इसके लिए तो मुझे टेबल बतानी ही पड़ेगी ना पहले आपको। यस सर। इसके लिए मुझे टेबल बतानी पड़ेगी। जब आप कॉलेज में ये चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ इसका नाम AD चेंज होकर AE हो जाता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड नहीं होता, एग्रीगेट डिमांड नीचे बनता है, वो अलग डेरिवेशन होता है, ये जो मैंने अभी बनाया था। तो वहाँ हर चीज का ना वहाँ पे बट टेबल से ये होता है कि टेबल से चीजें समझ आ जाती है कि डायग्राम ड्रॉ क्यों हुआ है ऐसा। काफी बच्चे इन्वेस्टमेंट का पॉइंट इसी क्लियर है, आधे से ज्यादा को तो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस को सेम मानते हैं। तो वही है, आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए लॉजिक, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते समय कई बार मैं ज्यादा बोल देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, है ना। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो आप सीधा डेफिनेशन देके एक क्वेश्चन दिखा देना, डायग्राम बना देना, डायग्राम को एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक से कर देना, एक्सप्लेनेशन के अंदर मतलब इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा मर्ज कर देना। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है तो प्रॉपर आपको नोट लिखना पड़ेगा, इन दोनों नोट जो मैंने लिखवाए थे वो लिखने पड़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन कम कर देना फिर इसकी, मतलब एक्सप्लेनेशन ओनली पॉइंट E की और पॉइंट E1 की बतानी होगी और किसी की नहीं बतानी। इन अबव डायग्राम A, इन बिलो डायग्राम B, बस ये दोनों के पॉइंट में आपको बताना होगा और कुछ नहीं इस चैप्टर में। अब एक बच्चा मेरे से बोला कि सर हमारी बुक के अंदर मल्टीप्लायर का चैप्टर भी है जो उसके अंदर मार्क कर रखा है। एक मल्टीप्लायर का चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, वो चैप्टर इसके अंदर मार्क हो रखा है। असल में वो चैप्टर ना एक अलग चैप्टर है, अगर क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। इसका बाद एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, वो अलग चैप्टर होता है, होता तो इससे रिलेटेड है, बट वो मल्टीप्लायर का चैप्टर अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर चैप्टर पे फुल स्टॉप लग जाता है, यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन होते हैं काफी सारे, केंजियन अप्रोच के ऊपर इस साल मेरिट बहुत सारे आए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसके ऊपर। तो ये रब कर दूं बच्चों में, हेलो यस सर। बच्चों रब कर दूं। देखिए अब देखिए आज ना ये चैप्टर तो बच्चों आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आज मैं आपको, अब ये चैप्टर आपकी मैक्रो के अंदर आपके सिर्फ ना, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से उनको पता है मैक्रो के अंदर क्या बचा हुआ है उन लोगों का। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ने में लगे हुए हैं उन बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा मैक्रो के अंदर क्या बचा हुआ है। मैक्रो के अंदर अब आपके एक तो देखिए एक मल्टीप्लायर का चैप्टर बचा है, एक डेफिशिएंट डिमांड वाला चैप्टर बचा है, ठीक है। और एक आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बचा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो मैं किसी भी दिन 2 घंटे की क्लास लूंगा, 2 आवर की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर से काफी चीजें कोर्स हट गई हैं इस बार, मतलब कुछ जो टॉपिक होते थे लेंथी वो भी हट गए हैं उससे। तो वो चैप्टर हो जाएगा 2 आवर में नहीं होगा तो मतलब उसकी एक क्लास और लेनी पड़ेगी, मतलब 2 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा मैं। थोड़ा रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स आज मैंने शायद आपके बैच में भेजा नहीं भेजा, जो चीजें कोर्स से हट गई हैं। तो एनर्जी वाले चैप्टर में से, इंफ्रास्ट्रक्चर में से थोड़ा सा हटा है, और रूरल डेवलपमेंट में से ऑर्गेनिक फार्मिंग हटा है। तो ये 2 टॉपिक हटे हैं इंडियन इको में, और ज्यादा कुछ नहीं हटा है इंडियन इको में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से भी एक वो तो कुछ हटाया नहीं, मैक्रो में तो उन्होंने पागल बना दिया, कुछ भी नहीं हटाया मैक्रो में से।
बैंकिंग वाले चैप्टर में CRR SLR हटाया, बट वो अभी आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे ना, एग्री डिमांड का आगे जो लास्ट चैप्टर होगा डेफिसिट डिमांड वाला, उसमें वो चीज आपको दोबारा रीड करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने तो पढ़ी रखी है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। देखिए बच्चों, एक ना मैं आज चैप्टर का थोड़ा डेमो बता देता हूँ। ये चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है। ये इंडियन इको का चैप्टर है आपका, ठीक है? यस सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है। 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। पहले रूरल का माइंड में आते ही ना क्या आ जाता है आपके माइंड में? जैसे आप एक वर्ड सुनते हो रूरल, तो रूरल का माइंड में आते ही स्मॉल टाउन, छोटे छोटे से टाउन होते हैं, स्मॉल हट भी बोल सकते हो या छोटे छोटे घर बने होते हैं, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर। एंड लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा लो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का क्या होता है बच्चों? लो होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये कुछ मैंने फीचर्स बता दिए, छोटा सा मैंने आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताया है ना। आप बोलो लैक ऑफ इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती सारी चीजें, इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, डैम वैम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिपेंड किस पे होते हैं? एग्रीकल्चर में। स्मॉल टाउन या छोटे छोटे घर बने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जाता है कि रूलर का मतलब बताया। रूलर के अंदर एक तरीके से ये सारी क्या है, अगर आप इंडेक्टर में देखो तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। और इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर दोगे, इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर दोगे तो वही क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट होगा। अगर ये प्रॉब्लम आपने करेक्ट कर दोगे तो वही क्या होगा बच्चों? रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। तो आज आपको मैं ये चैप्टर स्टार्ट मतलब इंट्रो करवा रहा हूँ। इंट्रो करवा के फिर यहाँ पे मैं एक कोट बताता हूँ महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी, देखना ये ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छी समझ भी आएगी, क्लियर भी होगी। ये महात्मा गांधी के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी यहाँ पर कि वन सेड क्या बोला था उन्होंने? वन सेड दैट द रियल प्रोग्रेस, जो रियल प्रोग्रेस है ना इंडिया की, रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया की रियल प्रोग्रेस है, डिड नॉट मीन simply growth and expansion of industrial in urban centers, but mainly the development of village, but mainly the development of villages या विलेज। बच्चों ध्यान से ये कोट सुनना महात्मा गांधी की। मतलब ये कई कोर्स में बच्चे बोलते हैं सर ये आएगा क्या, लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन केस स्टडी के अंदर डाल सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको लिखा है। केस स्टडी के अंदर अगर ये पॉइंट डालता है तो वैसे तो सबसे बड़ी बात है, केस स्टडी भी बता दी उन्होंने कौन से चैप्टर में से आएगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में से आ सकती है और एक रूरल डेवलपमेंट में से आ सकती है। इन दोनों में से केस स्टडी के चांस है, उन्होंने दे भी रखा है सिलेबस में। केस स्टडी कहाँ से पूछी जाएगी, तो उन दोनों पर हम ज्यादा फोकस कर लेंगे। मैं तो केस स्टडी के सारे चैप्टर क्वेश्चन बनाए थे। देखिए, Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean the simply growth the expansion of industry in urban center। ये नहीं कि आप इंडिया की प्रोग्रेस जब भी हो सकती है जब आप अर्बन सेंटर के अंदर इंडस्ट्री को ओपन करो। कहता है बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इंडिया की जो मेन प्रोग्रेस है वो कब हो सकती है? अगर हम विलेज को डेवलप करेंगे। ऑब्वियसली यार विलेज डेवलप होंगे, विलेज किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप कोई है डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? यहाँ से जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है वो रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है बच्चों? वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के लिए। सेक्टर में। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री के अंदर जब गुड्स बनेगा तो कहाँ जाएगा भाई? सर्विस सेक्टर की तरफ। तो सर्विस सेक्टर की भी अपने आप ही ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। तो आप देख सकते हो तीनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, तीनों पॉइंटों का लिंक एक दूसरे से है। क्या बोल रहा है ये आपको आ गया होगा। तो कहता है
कि जो महात्मा गांधी ने एक टाइम पे बोला था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंशन करो, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां एक्सपेंड करो इन अर्बन सेंटर, बट द मेनली डेवलपमेंट ऑफ विलेज। आप कहता है विलेज को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिक हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो जाएगी। इट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट को लेके बात बोली थी, ठीक है। तो आपको शायद थोड़ा सा ये चैप्टर का आइडिया भी हुआ होगा क्या है रूरल डेवलपमेंट या क्या नहीं है, इसी को रख के चैप्टर आएगा। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो बताया आपको, एक बार मैं पूछ लेता हूँ दीप्ति से, इसका नाम इसलिए याद रहता है, दीप्ति ज्यादा बोलती है। हाँ दीप्ति बताओ, दीप्ति क्या होता है बच्चे रूरल डेवलपमेंट? सर रूरल डेवलपमेंट सर विलेज डेवलपमेंट जिसे कहते हैं सर, हाँ बहुत बड़ी एग्रीकल्चर बात, डेवलपमेंट। कहाँ से सोच के बोलते हो, विलेज डेवलपमेंट बोलते हैं। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया दीप्ति, शाबाश दीप्ति, बोलो बोलो। सर विलेज डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो सर एग्रीकल्चर डेवलप होगा और उससे इंडस्ट्री और सर्जरी सेक्टर डेवलप होगा, तो सर उससे इनडायरेक्टली रूरल एरिया जो है वो डेवलप ही हो जाएगा पूरा, तो सर उसको ही रूरल बिल्कुल डेवलपमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। मानव आपको आया भाई समझ में क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट? यस सर। दीपक, दीपक आपको भाई? दीपक सो गया क्या? चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है मैं चैप्टर को। तो यहाँ तक पहले आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा इसकी पीडीएफ भी आज भेज दूंगा आपका, इसका फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। और क्या कहते हैं वो एडी और एएस का तो मैंने भेज दिया है ना। और उससे यदि कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप मुझे बता देना। वैसे तो मैंने एडी और एएस का 1 किलो में और इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला 1 किलो में भेज रखा है आपको ग्रुप के अंदर। और ये इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग वाला ये आप लोग लिख लेना अपने आप, क्योंकि मैंने आइडिया दे दिया इसका, क्योंकि इसका नोट मेरे पे नहीं है, वो मैं लिखवाता ही। और क्योंकि मैंने एडी ग्रेटर देन एएस और एएस ग्रेटर देन एडी वाला नोट आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, तो उसके बेसिस पे आप ये बना लेना। और कोई बच्चा लिखेगा ना ढंग से, वो ग्रुप में डाल देना, मैं या मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं चेक करके फिर उसको ग्रुप में डाल दूंगा करेक्ट करके, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक रही होगी तो आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे लिख लेना प्रॉपर तरीके से और मुझे सेंड कर देना। अब सब बच्चे ही ना सोचे कोई ना कोई करेगा, आप में से जो बच्चा पंचुअल होगा वो कर ही देगा मुझे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। बाय बच्चों।